वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए नजर डालते हैं तो कुछ समाचार पे, जिसको हम लोग न्यूज भी कहते हैं। ठीक है, जो आजकल काफी खबरों में है। ठीक है, देखिए पहला न्यूज है, भारत के डाक प्रणाली एक डिजिटल क्रांति से गुजरने के लिए तैयार है। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत की डाक प्रणाली, जो इंडियन पोस्ट की बात कर रहा है, इसकी इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डाक प्रणाली डिजिटल क्रांति से गुजरने के लिए तैयार है, जिसमें अगस्त 2025 तक, आने वाला अपकमिंग जो अगस्त है, ठीक है, जुलाई आएगा, मतलब जुलाई आ चुका है, अब क्या आएगा? अगस्त आएगा जुलाई के बाद, जिसमें अगस्त 2025 तक देश भर के सभी पोस्ट ऑफिस काउंटर यूपीआई सक्षम क्यूआर कोड भुगतान को अपना लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए न्यूज में, इस समाचार में ये कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे देश के पोस्ट ऑफिस है, वो क्या होगा, अपने क्यूआर कोड के अपने सारे काउंटर्स पे, अब आजकल देखते हो आप लोग, पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठी और क्या कहते हैं, चिट्ठी और पत्री के लिए नहीं रह गया है। वो अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया है। क्या बन गया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पहले के जो इंडियन पोस्ट थे, केवल क्या करते थे वो लोग? समाचार पत्र को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? पहुंचाते थे। लेकिन आज इंडियन पोस्ट को समाचार पत्र हो गया, चाहे आपके क्या कहते हैं, समाचार पत्र के अलावा आपके जो कुरियर्स की सेवा जो था, वो इंडियन पोस्ट के थ्रू होता था। लेकिन आज के जमाने में क्या है, हम पेमेंट की सारी व्यवस्था जैसे बैंक करती है, वैसे ही इंडियन पोस्ट भी करने लगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है यही कि जितनी भी काउंटर इंडियन पोस्ट का, मतलब कि पोस्ट ऑफिस का जितने भी काउंटर, देखिए एक एक काउंटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सारे काउंटर पे क्या होगा? क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप कभी जाए वहां पे, वहां से लेन देन करे, पैसे का लेन देन करे, तो आपको किसी भी प्रकार की क्या ना हो, त्रुटि ना हो। ठीक है, कोई भी आपका दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का। इसके लिए क्या करेगा? ये यूपीआई इनेबल्ड, ये जो क्यूआर कोड होगा, यूपीआई इनेबल होगा। ठीक है, क्या होगा? यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस, ये कब स्टार्ट हुआ था? यूपीआई हमारे भारत में कब आया था? यूपीआई हमारे भारत में 2016 में आया था। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई कब आया था? 2016 में। ठीक है, और इंडियन इंडियन पोस्ट जो है क्या करेगा? अपने सारे क्या कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इसके इंडियन पोस्ट के काउंटर्स है, उस पर क्या कर देगा? क्यूआर कोड इंस्टॉल कर देगा, ताकि आप जाए यूपीआई से पेमेंट करे। ठीक है ना, और आपके सारे काम, कोई भी काम रुके ना। ठीक है, देखिए अब इंडियन पोस्ट की बात हो रही थी, सबसे पहला पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? तो आप लोग याद रखना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अंग्रेज जब आए थे, ठीक है, अंग्रेज जब आए थे, तो अपना सबसे पहला डेरा कहाँ डाला था? पश्चिम बंगाल में ही। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? इंडियन पोस्ट सबसे पहले कहाँ बनाया? पश्चिम बंगाल में ही बनाया। ठीक है, तो इसमें इसमें इतना ही। ठीक है ना, इंडियन पोस्ट में। हाँ, एक और चीज बताया था आप लोगों को यूपीआई से रिलेटेड। क्या था वो? आप लोग कुछ दिन पहले मैं बताया था, 6-7 दिन पहले की बात है, यूपीआई से पेमेंट को लेके। ठीक है, 3000, मतलब 3000 से ज्यादा पेमेंट करने पे यूपीआई के थ्रू, उस पर कुछ चार्जेस बताया था मैं। ठीक है, यानी आप
3000 का से ज्यादा, मैंने 3000 से ज्यादा का, 3000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हैं किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, अगर 3000 से ज्यादा, 3000 प्लस अगर यूपीआई से करते हैं पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट, हो सकता है नहीं, आपका एक चार्ज लागू होगा 0.3%। ठीक है, यानी कि अगर 3000 से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो आप पे 3000 प्लस 9 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ के क्या करेगा, वो मर्चेंट चार्ज करेगा। मर्चेंट चार्ज किससे करेगा, दुकानदार से। अगर दुकानदार से मर्चेंट चार्ज करेगा तो दुकानदार आपसे क्या कहेगा कि एक्स्ट्रा आपको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको 3000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 9 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 4000 से ज्यादा कर रहे हैं तो 12 रुपया, मतलब कि 0.3% आपको 3000 से ज्यादा के पेमेंट पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला न्यूज। दूसरा, ठीक है, क्या हो रहा है, चलिए आते हैं दूसरा न्यूज पे। टेक्निकल इशू, ठीक है ना, अवॉइड करना है इस चीज को। देखिए दूसरा न्यूज है, गवर्नमेंट टू प्रोफेशनलाइज 5000 किलोमीटर वाटरवेज लिंक ASEAN via cruise under Sagarmala vision. Sagarmala has a target of 1 million passenger in 2029, यानी 1 मिलियन पैसेंजर इन 2029। ठीक है ना। देखिए दूसरा न्यूज क्या कह रहा है, सरकार सागरमाला विजन के तहत 5000 किलोमीटर जल मार्गों को व्यावसायिक बनाएगी। ठीक है, व्यावसायिक बनाएगी, क्रम के माध्यम से आसियान को जोड़ेगी। ठीक है, सागरमाला का 2029 तक 10 लाख यात्रियों का लक्ष्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सरकार है क्या कर रही है, इस पे सरकार एक जल मार्ग बना रही है। ठीक है ना, जो कितना किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। ठीक है ना, एक जल मार्ग बना रही है। वैसे तो जल मार्ग बहुत है, लेकिन एक ऐसा जल मार्ग बना रही है जो आसियान कंट्रीज को क्या करेगा, जोड़ेगा। किस लिए जोड़ेगा, व्यापार के लिए। ठीक है, आसियान कंट्री जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, आसियान कंट्री में आता है, आसियान देश में आता है। ठीक है, और क्या करेगा, इनको जोड़ेगा किस 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 चीज के थ्रू, वाटर मार्ग यानी जल मार्ग के थ्रू। ठीक है, और जल मार्ग कितना होगा, 5000 किलोमीटर की दूरी का होगा। ठीक है ना, और क्या करेगा, ये किस चीज से जुड़ेगा, तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये है दूसरा न्यूज। और इसका लक्ष्य क्या है, 10 लाख यात्रियों को, 10 लाख यात्रियों को 2029 तक जोड़ देना इसमें। ठीक है, कौन सा, सागरमाला विजन के थ्रू। ठीक है ना, सागरमाला विजन के थ्रू 2029 तक 10 लाख यात्रियों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये था दूसरा न्यूज। चलिए आगे। देखिए आइए क्वेश्चन आंसर बात है, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द इंडियन एनर्जी स्टैक आईईएस। आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडिया एनर्जी स्टैक। किस मंत्रालय ने इंडियन एनर्जी स्टैक की शुरुआत की। ठीक है, तो बात आ रही है जो एनर्जी की, एनर्जी की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है पावर की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कहीं पे पावर पावर मिनिस्ट्री है, पावर, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा, एनर्जी की बात हो रही तो विद्युत मंत्रालय। ठीक है, विद्युत मंत्रालय। ठीक है, विद्युत मंत्रालय। तो विद्युत मंत्रालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो अभी हमारे क्या कहते हैं, विद्युत मंत्रालय इन द सेंस कि इसको कह लो आप, इसी को इसी को पोस्ट में लिख लो आप लोग, पावर मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वैसे कोई विद्युत मंत्रालय जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये विद्युत मंत्रालय जो है इसके अंडर आएगा, पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इंडियन एनर्जी स्टैक आईएस की शुरुआत की? तो पावर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और पावर मिनिस्ट्री अभी जो जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिसको कहते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, ये किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है ना, ये कौन है? ये है पावर मिनिस्टर है। ठीक है, ठीक है, पावर मिनिस्टर है कौन? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और ये जो है किस मंत्रालय ने इंडियन एनर्जी स्टैक को किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। यानी देखिए, ये जो है विद्युत मंत्रालय लिखा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि पावर मिनिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग याद रखना, ये किसने किया है इंडियन एनर्जी स्टैक को? तो पावर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और पावर मिनिस्ट्री में मंत्रालय, पावर मंत्रालय में, ठीक है ना, जिसको ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा मंत्रालय भी कहते हैं। इसको जैसे विद्युत मंत्रालय लिखा हुआ है वैसा कुछ होता नहीं है, इसको ऊर्जा, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, इसको मान के चलो, इसको हम लोग ऊर्जा मंत्रालय कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय जिसको पावर मिनिस्ट्री, और इस पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है ना, मनोहर लाल खट्टर के पास है। हमारे देश का देखो ऐसा है कि हमारे देश का क्या है, 2050 तक, 2050 तक हमारे देश को क्या बनाना है? 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक बनाना है। ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या बनाना है? इकोनॉमिक, इकोनॉमी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। कब तक बनाना है? 2050 तक। ठीक है, 2050 तक। 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है अभी का 83,000 करोड़ रुपया। 83,000, सॉरी, 5 ट्रिलियन, हाँ, 83,000 करोड़ का इकोनॉमिक बनाने की मतलब कि क्या है? अभी इंडिया का अपना एक अलग से वो चल रहा है, टारगेट है कि कब तक? 2050 तक। ठीक है और क्या टारगेट है इंडिया का? टारगेट का 2050 का ही नेट जीरो, नेट जीरो, नेट जीरो एमिशन जिसको कहते हैं। देखो ये क्या है, नेट जीरो एमिशन, ये क्या है? देखिए, मतलब कि नेट जीरो एमिशन का मतलब ये हो गया है, आजकल देखते हैं आप लोग क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, जलवायु से रिलेटेड है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें काफी ज्यादा हमारे वायुमंडल में फैल गई, जिससे क्या हो रहा है, हमें ज्यादा, हमारा जो आसपास का वातावरण है ज्यादा गर्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो भारत का हमारा एक टारगेट है नेट जीरो एमिशन। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे ग्रीन एनर्जी पे काम किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आएगा, ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में क्या है? ग्रीन एनर्जी में देखिए, ज्यादा से ज्यादा सीएनजी, सीएनजी, सीएनजी यूज करने के लिए कह रहे हैं आप, सीएनजी यूज करना। ठीक है, जो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उन चीजों को क्या करना है? कम कर देना है। ठीक है, और ना मात्रा क्या कहते हैं ना, जिसको जीरो, नेट जीरो, जिसको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, एमिशन वाली बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जहां बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है ना, उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं इंडिया, किसका? नेट जीरो एमिशन का 2050 तक। ऐसा हो सकता है कि 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी सोर्स है, जैसे गाड़ी चल रही है ना, पेट्रोल पे, डीजल पे, और भी बहुत सारे फ्यूल यूज होता है गाड़ियों को चलाने के लिए, तो वो क्या है, उसकी जगह पे क्या है, आ जाएगा ग्रीन एनर्जी। जैसे सीएनजी चल रहा है, सीएनजी काफी कम मात्रा में क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वैसे ही गाड़ियों का चलाने के लिए वैसे वैसे फ्यूल हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां चलेगी। ज्यादा मामले ये हो सकता है कि सीएनजी भी नहीं हो, पेट्रोल भी ना हो, डीजल भी ना हो, कुछ ऐसा आविष्कार हो जाए, ठीक है, जिससे गाड़ियां चलने लगे, सोलर पावर से भी चलेगी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई, कहता है ना नेट जीरो वाली बात, तो कोई प्रोड्यूस करने की कोई व्यवस्था होगा ही नहीं।
ठीक है, तो ये कब तक टारगेट है? 2050 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करियाचली द्वीप किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जिसका जीर्णोद्धार हाल ही में शुरू किया गया है? देखो, ये जो करियाचिली है, ये कहाँ का है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु, यानी चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी, खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, करियाचली द्वीप जो है कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जिसका जीर्णोद्धार हाल ही में शुरू किया गया है। तो किसका हिस्सा है? मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग को बताया है। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें बताया है। तमिलनाडु का जो भाषा है, भाषा है वो क्या है? तमिल है। ठीक है, यहाँ का नृत्य जो है, नृत्य, नृत्य क्या है? नृत्य भी बताया था आप लोगों को, परसों ही तो बताया था नृत्य। हाँ, भारतनाट्यम। ठीक है, नृत्य कौन सा है? भारत नाट्यम। ठीक है, भारत नाट्यम। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। कौन सी है? मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, जो काफी फेमस है। ठीक है ना। देखिए, अब जो है क्या है कि अब बात करेंगे करियाचली द्वीप का, करियाचली, करियाचली द्वीप का। तो देखिए, अभी इसको डेवलप करने के लिए, इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस राष्ट्रीय उद्यान को डेवलप करने के लिए तमिलनाडु सरकार और आईआईटी मद्रास, कहाँ है? कहाँ है ये? कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, यानी चेन्नई में। ठीक है, तो कौन? तमिलनाडु प्लस आईआईटी मद्रास, ये दोनों मिलकर इसको डेवलपमेंट के लिए, किसको? करियाचली द्वीप राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, इसको क्या करने के लिए? इसको डेवलप करने के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए आगे आए हुए हैं। ठीक है, विकास के लिए आगे आए हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये चीजें कहाँ से आ रहा है? ये क्यों आ गया है? इससे पहले, पहले वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है इस द्वीप को, द्वीप क्या कहते हैं, करियाचली द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो मन्नार के खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट है, इसको, इसके विकास के लिए किसने 50 करोड़ रुपया, किसने? वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दिया है। और इसके पैसे से क्या हो रहा है? ये दोनों क्या है? तमिलनाडु सरकार और मद्रास भी, आईआईटी मद्रास भी आगे आकर विकास के लिए क्या, विकास के लिए क्या किए? ये आगे आकर उसमें अपने क्या क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या पढ़ा हमने? इसकी भाषा तमिल, नृत्य क्लासिकल जो डांस जिसको कहते हैं हम लोग, भारतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मीनाक्षी टेम्पल, जो अभी हाल ही में क्या था? खबरों में था। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे कुछ नाम आया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? कहाँ पे है? असम में। ठीक है, एक आया है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? ये भी असम का है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है हमारे इंडिया में। ठीक है, कौन कहाँ का है, कहाँ से है, ये सब आप लोग को आना चाहिए। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा राज्य बोनट मकाक, मकाक की बड़े पैमाने पर नसबंदी के लिए मंजूरी मांगने जा रही है?
समझ रहे हो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कौन सा राज्य बोनट मकॉक की बड़े पैमाने पर नसबंदी के लिए मंजूरी मांगने जा रही है। देखो बोनट मकाक होता क्या है, एक तरह से ये बंदर की प्रजाति है। किसकी है? बंदर की प्रजाति है। ठीक है। किसकी प्रजाति है? बंदर की। आप लोगों को दिखाता हूं मैं, बोनेट मैकॉक। देखिए, अब बताइए इन बेचारों की क्या गलती है? इन बेचारों को नसबंदी के लिए बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने क्या किया है? गुहार लगाया है। अब देखिए इनका गलती ये है कि जिस राज्य में ये हो रहा है, ठीक है, जिस राज्य में ये चीजें किया जा रहा है, नसबंदी की बड़े पैमाने पर नसबंदी की बातें चल रही है, ये बोनेट मैकाक एक बंदर की प्रजाति है। ये क्या करते हैं? ये झुंड में रहते हैं और पूरा खेत क्या होता है, बर्बाद कर, सारी फसलें को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं उस राज्य के। ठीक है, तो इसलिए, और ये अब देखिए, झुंड में कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि फसलों को बर्बाद करना, और किसी को भी पकड़ के वहां पे किसी को भी पीट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी की बातें चल रही है। ठीक है ना? चलिए, तो कहाँ पे हो रहा है ये सारी चीजें? ये चीजें हो रहा है आपके केरल में। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। केरल सरकार क्या चाह रही है कि जो बोनट मैकॉक करके, सॉरी, बोनेट मैकॉक करके जो प्रजाति है बंदरों का, उनको क्या क्या किया जाए? पकड़ के नसबंदी कर दिया जाए। ठीक है, ताकि इनके कंट्रोल हो किस चीज पे? जनसंख्या पे। ठीक है, अब केरल की बात आ रहा है, तो केरल का सीएम कौन है? केरल का सीएम, केरल का सीएम पी विजयम, पी विजयम। ठीक है, तो बात आ रही है, जब सीएम की बात हो गई तो गवर्नर की भी बात होनी चाहिए, है ना? तो गवर्नर कौन है? बताया था मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले ही। ठीक है ना, ये पहले जो यहाँ के गवर्नर है, वो पहले बिहार के गवर्नर थे। ठीक है ना, तो ये बिहार के गवर्नर कहाँ चले गए? केरल में। और केरल के गवर्नर कहाँ आ गए? बिहार में। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम, नाम गवर्नर का, गवर्नर नहीं, राज्यपाल, राजेंद्र अर्लेकर, अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, कहाँ का? केरल का। केरल का राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, ये पहले बिहार के क्या थे? राज्यपाल। ठीक है, देखिए शांति घाटी यहीं पे है। ठीक है ना, शांति घाटी यहीं पे है। कहाँ पे? केरल में। एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों से। शांति घाटी, शांति घाटी, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? कहाँ है? केरल में ही। कहाँ है? केरल में। कौन सा? पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, केरल में ही, पूरा भारतवर्ष में देखिए, केरल में 2 क्लासिकल डांस है। ठीक है, जिसको नृत्य कहते हैं। केवल केरल में, भारतवर्ष के केवल केरल राज्य में 2 क्लासिकल नृत्य है। ठीक है ना, उसका नाम बताए, नाम है, हो सकता है आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और कथक कली, कथक, कथक कली। ठीक है, ये क्या है? क्लासिकल डांस। ये वहां का नृत्य है। ये पूरा भारतवर्ष में केवल इसी राज्य में 2 क्लासिकल नृत्य है। ठीक है ना, कौन कौन? मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, और क्या बताया था आप लोगों को? हाँ, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले क्या, परसों की बात है, क्या कहते हैं, तेलंगाना में किसी बोर्ड का, मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड नहीं, मसाला बोर्ड तो हमारा केरल में ही है। मसाला बोर्ड का, देखिए किसी भी, मतलब कि बोर्ड बनता है, किसी भी चीज का बोर्ड बनता है, तो उसका एक हेड क्वार्टर होता है। तो मसाला बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? केरल में ही है। कहाँ है? केरल में ही। मसाला बोर्ड,
मसाला बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? केरल में। और किसका है? रबड़ का। रबड़ बोर्ड का भी मुख्यालय कहाँ है? केरल में ही है। ठीक है। और मखाना मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बिहार। आप याद रखना, बिहार कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले, बिहार जो है मखाना बोर्ड का क्या बन रहा है? हेड क्वार्टर। ठीक है, हेड क्वार्टर। ऐसे भी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जिसका हेड क्वार्टर अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है। ये क्यों न्यूज में आ गया ये बोर्ड का? क्योंकि अभी तेलंगाना में कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, कल ही परसों एक बोर्ड का उद्घाटन किया है, इसलिए ये क्या आ गया? न्यूज में आ गया है। ठीक है। सबरीमाला मंदिर केरल में ही है ना? सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। और क्या बताया था आप लोगों को? 270 सालों में महापद्मनाभम टेम्पल यहीं पे है, केरल में ही है, जो 270 सालों में क्या हुआ था? महाभिषेक हुआ था। ठीक है ना, महाभिषेक हुआ था। देखिए, हूल दिवस किस जनजाति के लिए मनाया जाता है? हूल दिवस किस जनजाति के लिए मनाया जाता है? तो देखिए, हूल हूल जो है एक एक क्या है? दिवस मनाया जाता है और एक जनजाति के लिए मनाया जाता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि हूल दिवस किस जनजाति के लिए? तो देखिए, संथाल के लिए। ये संथाल जो है, संथाल जनजाति के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कौन रहती है? तो भील। ठीक है ना, कौन सी रहती है? भील। भील जनजाति जो है, सबसे ज्यादा भील जनजाति की जनसंख्या है, और ये कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में। ठीक है, भील जनजाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। हूल दिवस किस जनजाति के लिए मनाया जाता है? तो संथाल के लिए। ठीक है। अब ये पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, बात जनजाति की आई है। जनजाति गौरव दिवस, गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 15 नवंबर को? 15 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे झारखंड में एक बिरसा मुंडा करके हुआ करते थे। ठीक है, इनका ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य, इनका जन्म दिवस कब था? 15 नवंबर को ही। ठीक है, 15 नवंबर को। मुझे ईयर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन ही क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। तो किसके याद में? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के याद में 15 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है। तो अब बताइए, आप लोग को परसों ही डिस्कस किया था, जनजाति एक मंत्रालय आया था। ठीक है, मंत्रालय जनजातियों के लिए एक मंत्रालय का गठन हुआ है। ठीक है, ये जब हमारा भारत सरकार जब आजाद हुआ था तब से ये मंत्रालय नहीं है। ये जनजातियों का जो काम होता था किसी और मंत्रालय से होता था, लेकिन इसके अलग एक मंत्रालय का गठन हुआ। और कब हुआ वो? तो 1999 में। 1999 में इसका गठन हुआ, यानी रिसेंट में ही। कितने साल पहले? 26 साल पहले। ठीक है, 1999 में कौन सा मंत्रालय का? जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ। ठीक है, तो अब बताए इसका मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? 2 दिन पहले बताया हूं मैं। ठीक है, इसका मंत्री है जुएल ओरम। ठीक है, डॉक्टर जुएल ओरम। क्या नाम है? जुएल ओरम। ठीक है, मंत्री का नाम है जुएल ओरम, डॉक्टर जुएल ओरम। कौन से मंत्री है? जनजाति मंत्री, जनजाति मंत्री जुएल, डॉक्टर जुएल, डॉक्टर लगा लेना, डॉक्टर है, डॉक्टर
जूएल ओरम, ओरम, ठीक है। कौन है ये? जनजाति मंत्रालय मंत्रालय मंत्री है। जनजाति मंत्री कौन है? डॉक्टर जूएल ओरम, ठीक है। भील सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है। कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। हूल दिवस किस जनजाति के लिए मनाया जाता है? संथाल जनजाति के लिए, ठीक है। तो इसी में आ गया जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर क्या था? तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, ठीक है। तो बात आगे जनजाति मंत्रालय, ये सारा काम जनजाति मंत्रालय के अंदर होता है, जनजाति वाला। तो जनजाति मंत्रालय अभी 1999 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था गठन? 1999 में। और इसका मंत्री कौन है? डॉक्टर जूएल ओरम। चलिए इसमें इतना ही, आगे। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा 78%, ठीक है। तो ये अब आप लोग बताएंगे दिस इज द पॉजिटिव न्यूज या निगेटिव न्यूज। मतलब कि 78% की कमी आई है मृत्यु दर में, इसका मतलब कि ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, यानी कि हम स्वास्थ्य पे अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी देश के 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों का मृत्यु दर 78% कम हुआ है, इट्स मीन कि उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है ना, या स्वास्थ्य पर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस स्वास्थ्य पर अच्छा काम कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो बहुत सारे टीके लगाते हैं, जैसे लाइक बीसीजी हो गया, ठीक है। बीसीजी हो गया, पोलियो का टीका लगाते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम चलाया था भारत सरकार ने हमारा, UIV, UIV चलाया था शायद, UIV था, जिसका फुल फॉर्म होता है UIP, सॉरी UIP, ठीक है, UIP, ठीक है ना। ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या था? बच्चों को ऐसे टीका दिया जाए, UIP में बच्चों को ऐसा टीका दिया जाए, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे टीकों को मतलब कि जोड़कर वैक्सीन है एक तरह से, ठीक है। बच्चों को मतलब कि हर तरह के रोगों से क्या करना है? मुक्त करना है, इम्यून बनाना है, इम्यून, ठीक है, सॉरी, इम्यून कहते हैं इसको। इम्यून बनाने के लिए बहुत सारे टीके लगाने का ये क्या था? एक अभियान चला था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। यूनिवर्सल 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 इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम था, बहुत सारे रोगों का टीका हर 3 महीने पे, 3 महीने पे, हर महीने या 6 महीने पे या 9 महीने पे ऐसे टीका लगता है बच्चों को, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ? हमारे देश में 5 साल के कम बच्चों को जो 5 साल के बच्चे हैं उससे कम के बच्चों का मृत्यु दर कितना कम हुआ है? 78%, ठीक है, 78%। देखिए एक BCG का टीका टीका लगता है, BCG का टीका सबको लगता है, ठीक है ना। आप देखेंगे अपने बाजू पर, यहाँ पे एक ना, आप लोग देखेंगे वहां पे एक घाव जैसा बना होगा, ठीक है ना, ठीक हो गया होगा, अब तक तो बड़े हो गए हो तो ठीक हो गया होगा, लेकिन एक दाग होगा, ठीक है ना। तो BCG का टीका ही होता है वो। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कार्नेट ग्यूरिन, बैसिलस कार्नेट ग्यूरिन, बैसिलस कार्नेट ग्यूरिन, ठीक है। ये BCG का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये आया है बहुत सारे एग्जाम्स में, देख लेना आप लोग। अब पोलियो का टीका क्या लगता है? देखिए WHO ने पोलियो का टीका अब शायद लगना बंद हो चुका है। WHO ने भारत को 2014 में, कौन? WHO ने 2014 में क्या कर दिया था? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में, कब? 2014 में पोलियो मुक्त भारत, पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया था। कौन किया था घोषित? WHO, ठीक है, 2014 में, ठीक है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत जगह कि WHO ने भारत को कौन से साल में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। तो 2014 में। ये भी है कि 2014, ये भी ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा है, 2014 में WHO, सॉरी 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कौन से संस्था ने किया है? तो WHO ने, ठीक है।
इसमें इतना ही। तो आप लोग देख लीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितना कम हुआ है? 78%। अब 78% कम हुआ है तो इसका मतलब कि हम स्वास्थ्य पर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के किस राज्य ने जीता? महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 अभी हो रहा था। ये कहाँ पे हो रहा था? तो देखिए, ये हो रहा है चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के तमिलनाडु के एक चेन्नई में क्या है, स्टेडियम है चेन्नई में, मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में, मेयर राधा कृष्ण राधा कृष्ण स्टेडियम में, शायद यही नाम है। ठीक है ना, एक बार आप लोग चेक करना। ठीक है, मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम, राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, ये कहा है तमिलनाडु में, राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम। ठीक है, यहीं पे क्या हो रहा है, इस गेम को खेला गया और कौन जीता है ये, इस गेम को? तो उड़ीसा ने, उड़ीसा की महिलाओं ने जीता है। ये मास्टर कप क्या था? मास्टर कप डिस्कस किया था आप लोगों से मैं। मास्टर कप वैसा कप था जिसमें जेंट्स जो थे, जेंट्स जो थे, मतलब कि मेल, वैसे मेल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे जिसका एज 40 वर्ष से कम ना हो, मतलब 40 से ऊपर का हो, वो इस खेल में, इस हॉकी, कौन सा कप, मास्टर कप 2025 में पार्टिसिपेट कर सकता था, जिसके मेल का जो उम्र होगा वो 40+ होना चाहिए और फीमेल का 35+ होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो ये कप जीता है महिलाओं ने, वो उड़ीसा की महिलाएं और 35+ थी सारी। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में, और जीता किसने? उड़ीसा ने। ये कहाँ हो रहा है? तो राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम, तमिलनाडु के एक चेन्नई के नाम जगह पे। तो अब बात करेंगे, हॉकी का महासंघ कहाँ है? हॉकी का महासंघ, हॉकी की बात हो रही है, ये भी डिस्कस किया था मैं परसों। हॉकी का महासंघ, महासंघ लुसेन, लुसेन, ये कहाँ है? लुसेन स्विट्जरलैंड में। और एक चीज डिस्कस किया था मैं आप लोगों से, बैडमिंटन महासंघ कहाँ है? बैडमिंटन महासंघ कहाँ है? तो बैडमिंटन का महासंघ कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन बैडमिंटन महासंघ कहाँ है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर कहाँ? मलेशिया। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। तो कौन जीता है? उड़ीसा ने। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भारत का स्थान जो है क्या है, किस पे? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ, वैसी कंपनी, वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 8,000 करोड़ से ज्यादा हो। कितना? 8,000 करोड़ से ज्यादा हो। वैसी कंपनियां जिसका साल का 8,000 करोड़ से ज्यादा होगा, वही कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगी। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जिस कंपनी का टर्नओवर साल का करोड़ों में हो। ठीक है, लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि 8,000 करोड़ होगा, तो वो कंपनी किस में मानी जाएगी? यूनिकॉर्न कंपनी में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब ये पूछ रहा है, भारत का स्थान पूछ रहा है, तो इसकी कंपनी कोई ना कोई होगा जो साल का टर्नओवर जिसका 8,000 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए, टॉप पे है अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका। तो इंडिया का कौन सा स्थान होगा इसमें? थर्ड, तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। अब अमेरिका का पहला है तो दूसरा किसका है? चीन का। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, चीन का, हाँ।
चीन का ही है। इंडिया का जब तीसरा है तो दूसरा भी तो कोई होगा। तो डेटा ऐसा है, डेटा भी बता देता हूँ आप लोगों को। यूएसए में टोटल 758, 758, ठीक है। और चीन में 343, और भारत में 64। ये क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अमेरिका टॉप पे क्यों है? क्योंकि इस अमेरिका में 758 कंपनियां जो है, जो जिसका टर्नओवर कितना है, 8000 प्लस करोड़, ठीक है, साल का, पर ईयर, ठीक है। चाइना में 343 ऐसी कंपनियां हैं जिसका साल का क्या है, 8000 प्लस करोड़ पर ईयर का टर्नओवर यानी वैल्यू है, ठीक है। अब भारत में कितना है, 64 कंपनियां हैं जो 8000 प्लस पर ईयर का वैल्यू है, वैल्यूएशन है कंपनियों का, ठीक है। इसका टर्नओवर मतलब कि एक साल में टर्नओवर कितना कर लेता है, 8000 करोड़ का, ठीक है। तो वो कंपनी क्या होती है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती है, ठीक है। तो उनके ही क्या निकलता है, आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनियों का कहते हैं ना, शेयर मार्केट में इनका क्या होता है, पार्ट होता है, यानी हिस्सा होता है, ठीक है। तो इंडिया का कौन सा स्थान है ये, एक तरह से टेक्निकल न्यूज है ये। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है, तीसरा, ठीक है। और टॉप में कौन है, अमेरिका। अमेरिका की टोटल कितनी कितनी कंपनियां हैं, तो 758 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। चीन में कितनी है, 343 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो भारत में कितने हैं, जब भारत थर्ड है, तो भारत में कितने टोटल 64 कंपनियां हैं जो क्या है, यूनिकॉर्न लेवल की कंपनियां हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है, थर्ड, तीसरा है। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है, ठीक है। तो इसमें इतना ही। किस मंत्रालय ने गोल स्टेट्स नामक, गोल नहीं है, जीओ आई है, आई, जीओ आई स्टेट्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। जीओ आई, जीओ आई, जियो आई, किस मंत्रालय ने जियो आई नामक क्या किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। किस मंत्रालय ने जियो आई स्टेटस नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। देखो स्टेट्स आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें देख लो स्टैटिस्टिक्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। देखिए ये क्या है, देखिए इसका जो होगा, सांख्यिकी मंत्रालय इसका आंसर होगा, ठीक है। जीओआई स्टेटस, अब ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, थोड़ा सा वो हो रहा है, फंबल हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जीओआई जो एप्लीकेशन है, जितने भी डेटा है भारत का, जितने भी सरकारी डेटा की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सरकारी डेटा है, लाइक के जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड, क्या कहते हैं, किसी भी सरकारी अनुसंधान केंद्र का हमें डेटा चाहिए और हमें कुछ करना है उस पर, तो सारे डेटा क्या होगा, इस एप्लीकेशन पे हमें आसानी से क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और वो कह लो क्या कहते हैं, जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनसे भी डेटा रिलेटेड आपको जो चाहिए, आपको क्या मिल जाएगा आसानी से, इस गो जियो आई स्टेटस नामक मोबाइल से। जो मंत्रालय, जिस चीज पे ये मंत्रालय काम करती है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, तो सारे हमारे भारत सरकार से जुड़े हुए डेटा क्या करेगी, ये हमें आसानी से एक प्लेटफॉर्म पे, एक एप्लीकेशन पे आसानी से हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही काम है इसका, ठीक है ना। किसी भी तरह का डेटा, यानी अर्थव्यवस्था व्यवस्था से जुड़ा हुआ, या जीडीपी से, या महंगाई और रोजगार से संबंधित डेटा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। किससे, महंगाई से रिलेटेड, महंगाई, जीडीपी, जीडीपी से रिलेटेड, और रोजगार से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड जितने भी डेटा है, आपको अगर चाहिए तो आप जीओआई स्टेटस जाइए, आप लोग क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर में इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और महंगाई से रिलेटेड डेटा चाहिए आपको, जीडीपी से रिलेटेड डेटा चाहिए, रोजगार से रिलेटेड, भारत सरकार का रोजगार से रिलेटेड
कि कहाँ रोजगार खाली है, कहाँ रोजगार आने वाला है, सारी डेटा आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? GOI स्टेटस स्टेटस पे। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा देश सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश बना? तंबाकू की बात हो रही है, ठीक है। तंबाकू आप लोग देखे होंगे ना, आपके आसपास आजू बाजू कोई भी उठा के ऐसे ऐसे करने लगता है, उसी तंबाकू की बात हो रहा है। ठीक है, तो तंबाकू यानी खैनी की बात हो रही है। तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ना यार, खैनी तो भारत के लोग ही ज्यादा खाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। खाते हैं भारत के लोग, और भी देश के लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से देश के ज्यादा लोग खाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश कौन बना है, ठीक है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश चीन है। अब चीन के लोग खाते हैं कि नहीं, अब मैं तो देखने गया नहीं, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस तो करते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, तो उगाएंगे, कुछ भी उगाएंगे वो। और क्या करेंगे, जहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं वहां पे वो एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी बेच देंगे, उस देश को बेच देंगे वो, ठीक है। तो चीन सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती करता है, ठीक है। और एक दूसरे देशों में क्या करता है, बेच देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। इसका आंसर क्या होगा? चीन, ठीक है। अब बात करते हैं तंबाकू का। तो तंबाकू के अलावा और क्या उगाता है चीन, जो टॉप पे है? तो देखिए, तंबाकू का अलावा चीन चावल चावल भी उगाता है, ठीक है। तो चावल और तंबाकू में इसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब कोई और दूसरा जो है ये नंबर वन पे है, कोई दूसरा देश इसको अभी टक्कर नहीं देता चावल और तंबाकू में, ठीक है। चावल और तंबाकू में कौन सा देश? तो चाइना टॉप पे है, ठीक है ना। तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है? तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है? तंबाकू की बात हो रही है तो तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, तंबाकू से होने वाला बीमारी का नाम है, एक तरह से वायरस है, टोबैको मोजैक मोजैक डिजीज। तो टोबैको मोजैक वायरस एक तरह से वायरस है, ठीक है ना, जो आदमी को तंबाकू खाने से हो जाता है, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है ना। अब तंबाकू बोर्ड, जैसे हम बोर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, किस इसका मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? केरला में। रबड़ बोर्ड का रबड़ बोर्ड का केरला में ही। रबड़ बोर्ड भी केरला में ही। बोर्ड का चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तंबाकू का भी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं होगा इंडिया में। तो तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर इंडिया में गुंटूर में है। गुंटूर में, कहाँ पे? गुंटूर। हाँ, गुंटूर कहाँ है इंडिया में? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गुंटूर जो है इंडिया के आंध्र प्रदेश में है। ये पहली बार चर्चा कर रहा हूं मैं, अभी तक चर्चा किया नहीं था इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अब आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड केरल में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। गुंटूर का है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक और चीज बताया था आप लोगों को, मखाना बोर्ड कहाँ खुलने जा रहा है? बिहार में, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे चलिए। क्वेश्चन है, कौन सा देश, सॉरी ये नहीं, ये हो गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य में रसोंग आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ है? रसोंग आदिवासी का, देखिए, ये हुआ है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे? मेघालय।
मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। बहुत ही बहुत ही मतलब कि अभी चर्चा में था, और क्यों चर्चा में था आप लोग को पता चल गया होगा। मेघालय की बात हो रही है तो राजा रघुवंशी सोनम, आप लोगों ने सुना होगा उनकी कहानी। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। राजा रघुवंशी, देखिए क्या था इसका कहानी ये था कि उस राज्य को, ये किस राज्य को, मेघालय को बदनाम किया जा रहा था कि राजा रघुवंशी और सोनम दोनों कहाँ गए घूमने के लिए, मेघालय, और मेघालय के लोगों ने क्या किया, उनको मार के क्या कर दिया, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। यही बन रहा था कहानी। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि सोनम ने ही उनके, यानी कि उनके वाइफ ने ही, सोनम कौन थी, राजा रघुवंशी की वाइफ, उसने ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर क्या किया, उनको, किसको, राजा रघुवंशी को मरवा दिया। ठीक है, जान से मरवा दिया। ठीक है, तो चलिए इसका बात करते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए, यहाँ का सीएम कौन है, सीएम, सीएम कहाँ का, मेघालय का, कोनराड, कोनराड, कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा कौन है, सीएम है। और यहाँ का गवर्नर एच विजय शंकर, एच विजय शंकर, एच विजय शंकर, ये कौन है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, एच विजय शंकर राज्यपाल है यहाँ के। और सीएम कौन है, तो कॉनराड संगमा। कॉनराड, लगता है नाम अजीब सा, कॉनराड संगमा। ठीक है, कौन है ये, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, और ये राज्यपाल है एच विजय शंकर। चलिए इसमें इतना ही, आगे। किस राज्य ने हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया, मतलब कि इसने आदेश जारी कर दिया था कि हमारे राज्य में क्या होगा, 3 लैंग्वेज चलेगा, एक तो लोकल होगा, एक इंग्लिश होगा, और एक हमारी मातृभाषा जिसको हिंदी कहते हैं। कहने का मतलब है लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा, लोकल भाषा बोले तो उस राज्य की अपनी भाषा। ठीक है, राज्य की बात हो रहा है, किस राज्य ने, तो उस राज्य की अपनी भाषा। एक इंग्लिश, बहुत सारे राज्य में इंग्लिश चलता है। ठीक है, तो और एक भाषा जो था 3 लैंग्वेज वाला जिसको मैंडेटरी किया था, वो हिंदी था। ठीक है, हिंदी था। ठीक है, क्या किया इन लोगों ने, वापस उसको क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया, मतलब कि उस लैंग्वेज को, पॉलिसी को क्या किया, वापस ले लिया, मतलब हिंदी को वापस हटा दिया। यानी लोकल लैंग्वेज चलेगा, इंग्लिश चलेगा, लेकिन हिंदी नहीं चलेगा। वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप कुछ दिन रहेंगे, ठहरेंगे, तो महाराष्ट्र में आपको मराठी आना मतलब कि मैंडेटरी है, आपको जरूरी है, मराठी आना चाहिए।